हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी पांच क्या चीज़ों का आपको ध्यान करना है कि ऐसी क्या पांच चीज़ें जो हैं वो आपको करनी है बिफोर प्रीलिम्स 2020। तो अभी आप जानते हैं अराउंड 45 डेज से लेके 50 डेज तक आपके पास टाइम अभी बचा हुआ है। इन 45 दिनों के अंदर आपको क्या ऐसी पांच चीज़ें जो हैं वो कर लेनी चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सकें कि प्रीलिम्स 2020 के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ताकि मेंस को लिखने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैंने जब एग्जाम को क्रैक किया था प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने करी थी। तो दीज आर माई पर्सनल थिंग्स विच आर टाइम टेस्टेड। मैंने भी काफ़ी सारे टॉपर्स से बात करके उसके बाद इन चीज़ों को सीखा था। अगर आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर सकती है तो इन्हें यूज़ करिएगा, अदरवाइज आप इसे डिस्पोज कर दीजिएगा। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और चलते हैं अपनी पहली चीज़ के ऊपर जो आपको करनी है, वो है नो न्यू कॉन्टेंट। देखिए, होता क्या है, 45 दिन पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नई नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ के जाएंगे उतना एग्जाम क्रैक करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बट बिलीव मी, ऐसा नहीं होता है। लास्ट के जो 45 दिन है उसमें आप कोशिश करिए कि जो करंट अफेयर्स है उसी को ही पढ़िए। और करंट भी आपको कैसे कवर करना होता है, करंट के अंदर आपको 15 सितंबर तक कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन पहले एग्जाम की जो डेट होती है उससे 15 से 20 दिन पहले तक आप करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं आपको ये चीज बताऊं, स्टैटिक को कवर करने की कोशिश करेंगे तो टाइम उसमें चला जाएगा। इस टाइम को नए कंटेंट को पढ़ने की बजाय आप उस टाइम को रिवीजन में लगाइए, क्योंकि देखिए पिछले 1 2 3 4 5 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं। जितनी चीजें पढ़नी थी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब नई चीजें पढ़ने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने रिवीजन का जो टाइम है उसके साथ जस्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है, मैं आपको बार बार बताता हूं अपने वीडियो के अंदर, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें एग्जाम में आपकी पढ़ी हुई तो आएंगी लेकिन वो आपको याद नहीं आएंगे। आपको ऐसा लगेगा एग्जाम के अंदर कि ये मैंने कहीं पढ़ा तो था 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, लेकिन इसका आंसर क्या है वो आप नहीं कर पाएंगे। रीजन, क्योंकि आपने रिवीजन उतने अच्छे से नहीं करी। तो नए कंटेंट को, नए स्टैटिक कंटेंट को पढ़ने की बजाय जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको रिवाइज करिएगा। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं वो 15-20 दिन पहले तक का आप कवर करके जा सकते हैं। आपका बहुत मन करेगा नई नई चीजें पढ़ने का, क्योंकि आपका ब्रेन जो है ट्रिक्स करने की कोशिश करेगा, ट्रिक्स खेलने की कोशिश करेगा आपके साथ कि नई चीजें पढ़ेंगे तो हो सकता है एग्जाम हो जाए, हो सकता है ये नई चीज एग्जाम में पूछ ली जाए। बट बिलीव मी, इस टाइम को नए कंटेंट को मत दीजिएगा। इसके अलावा सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है मॉक टेस्ट। नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अब लास्ट डेज में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है वो आपको जरूर लगानी है। देखिए, अगर आप पहले भी मॉक टेस्ट लगाते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी भी 45 दिन हमारे हाथ में है। और 45 दिन में माइंडेड, 45 दिन के अंदर 45 मॉक टेस्ट करे जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, इवन बहुत से टॉपर्स होते हैं जो कि 60 90 इवन 100 मॉक टेस्ट भी लगा के जाते हैं। ठीक है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन 45 भी एक अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर माना जाएगा अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं और साथ में उसे एनालाइज भी करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर, जो मॉक टेस्ट है उसको लगाने में 2 घंटे लगते हैं और उसको एनालाइज करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे मेरा 5 से 6 घंटे का टाइम रोज जा रहा है। देखिए, अगर आपको लगता है कि 5 से 6 घंटे का टाइम आप नहीं देना चाह रहे हैं रोज, क्योंकि आपको रिवीजन के अंदर ज्यादा टाइम देना है, तो यहाँ पे आप एवरी अदर डे, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज जो होते हैं उस पर भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो एक दिन छोड़ के आप एक दिन मॉक टेस्ट लगा लीजिए, तो उस हिसाब से आपके 22-23 जो मॉक टेस्ट हैं वो हो जाएंगे, जो कि एक टेस्ट सीरीज के बराबर होते हैं। वो भी एक ठीक ठाक सा नंबर है। एवरीडे लगा सके, अगर 45 टेस्ट कर सके उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होगी, लेकिन एवरी अदर डे करना चाह रहे हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बट एक चीज को जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जिस दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं एनालिसिस उसी दिन करिए। नहीं तो अगर नेक्स्ट डे पे डालेंगे ना कि मैं एक दिन मॉक टेस्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट डे जो छुट्टी वाला दिन है जिस दिन मेरे को मॉक टेस्ट नहीं लगाना है उस दिन मैं एनालाइज कर लूंगा, बिलीव मी, एनालाइज करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो जिस दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं उसी दिन ही एनालाइज करिए, और उस दिन एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद भी होंगी। अगले दिन तक काफी सारे क्वेश्चन तो आप भूल ही चुके होंगे। तो इसी वजह से मॉक टेस्ट दीजिए, बेशक से बीच में रेस्ट लीजिए, फिर उसको एनालिसिस करिए, फिर नेक्स्ट डे भी ये चीज रिपीट करिए अगर आप रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं। अदरवाइज एवरी अदर डे, ऑल्टरनेटिव डेज पे भी ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो थे, कुछ एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि अब 45 दिन रह गए हैं, नोट्स बनाने का टाइम अब है नहीं आपके पास। तो यहाँ पे जब आप एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस के अंदर आप ये देखिए कि आपकी गलतियां कहां हुई, इस पे फोकस करिए, ना कि आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का टाइम अब जा चुका है, जो ऑलरेडी नोट्स आप बना चुके हैं उसी को रिवाइज करिए। तीसरी चीज, इसी के ऊपर मैं आ रहा हूं, एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे जब आप एनालिसिस करेंगे इसमें आपको एलिमिनेशन का पता चलेगा कि किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है। साथ में ही आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, और कहां पे आप ज्यादा मिस्टेक कर पा रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपकी जो वीकनेस है वो बाहर निकल के आ रही है, कैसे कैसे चीजें आपकी गलत हो रही है, क्या आप रीड सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से गलती हो रही है, या फिर कुछ और ऐसे रीजन से, नॉलेज गैप की वजह से गलती हो रही है। तो एनालिसिस करा ही इसलिए जाता है, इसे सेल्फ एनालिसिस कह सकते हैं हम। ये इसलिए किया जाता है
ताकि जो गलतियां हैं आपकी, जो मिस्टेक्स हैं, वो आपको यहीं पे पता चल जाए और उन मिस्टेक्स को आप करेक्ट करके यूपीएससी के एग्जाम के लिए जाए, ताकि ये मिस्टेक्स जो है वहां पे ना हो। मान लीजिए कि आप 3-4 मिस्टेक्स भी अपने ठीक कर लेते हैं, उससे अगर 5-7 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाते हैं तो यूपीएससी में वो काफी आपके लिए इंप्रूवमेंट साबित होगी। तो यहां पे कोशिश करिए, एनालिसिस अच्छे से करिए, एलिमिनेशन पे ध्यान दीजिए कि कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये चीज पे ध्यान दीजिए कि आप एलिमिनेट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जब 4 में से 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद जो बाकी बचे हुए 2 ऑप्शन है उसमें से आप कितने करेक्ट कर पा रहे हैं और कितने उनके इनकरेक्ट कर पा रहे हैं। फिर एक क्वेश्चन जो पूछा गया मुझसे, वो ये पूछा गया, जैसे एक एस्पिरेंट का फोन आया, उसमें उन्होंने कहा कि वो 60 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और जिसमें उनकी एक्यूरेसी जो है वो 60% के आसपास रहती है। देखिए, अगर आप 60 क्वेश्चन कर रहे हैं और 60% एक्यूरेसी है आपकी, तो मतलब आप 36 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से सही कर पा रहे हैं। तो 36 क्वेश्चन ठीक होने के बाद 24 क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका स्कोर कितना होगा? 36 से आपका 72 स्कोर हो गया और यहां पे आपने 24 जो गलत करे, इसकी वजह से कितना आपका स्कोर माइनस हुआ? 16 मार्क्स आपके यहां से चले गए। तो नेट स्कोर आपका कितना रहा? नेट स्कोर आपका रहा 56 का। ठीक है, देखिए अब इस मार्क्स में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है उसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी भी कम है, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं और आपको पता है कि आपकी एक्यूरेसी 60% ही है और कट ऑफ अगर हम 100 मान के भी चलते हैं, तो अगर आप 56 मार्क्स लेके आ रहे हैं तो कहीं पे भी प्रीलिम्स दूर दूर तक क्रैक नहीं होगा। इसी वजह से इस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कोशिश करिए, क्योंकि अभी 45 दिन है, एक्सपेरिमेंटेशन किया जा सकता है। आप 60 की जगह 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए। ठीक है, देखिए गलती तो हो रही है, फेल तो वैसे ही हो रहे हैं, 56 में एग्जाम तो पास नहीं हो रहा है। तो यहां पे आप पहले से एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपका स्कोर क्या 56 से बढ़ता है? अगर आप वैसे 52-60 स्कोर कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके चलते हैं तो कोशिश करिए 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने की। इवन तो यहां पे एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन के अंदर आप एक या 2 स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पाते हैं, फिर भी उसको मार्क करिए, क्योंकि देखिए फेल तो वैसे ही होना है। अगर आप यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं, 60 क्वेश्चन ही कर पाते हैं और आपको पता है कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ठीक नहीं भी होंगे, तो वहां पे बेटर यही होगा कि जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको भी मार्क कर दो, क्योंकि हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो यहां पे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए और फिर देखिए कि ये 56 जो मार्क्स आपके आ रहे हैं 50 से 60 के बीच में, वो इंप्रूव होते कि नहीं होते। फिर आप इसी तरीके से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिए कि आपके जो मार्क्स हैं ओवरऑल इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सबके लिए नहीं है। अगर किसी को ये चीज पता है कि उसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 90% उसकी एक्यूरेसी है, तो वहां पे ये चीज बताना कि आप और क्वेश्चंस जो है वो मार्क करिए, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे 60 क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हैं, 90% की एक्यूरेसी है, मतलब 54 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, मतलब 108 तो आपके पॉजिटिव मार्क्स हो गए। तो कट ऑफ से कहीं ना कहीं आप ऊपर हैं, अगर हम नेगेटिव मार्क को यहां से निकाल भी देते हैं तो। लेकिन ये उनके लिए है जिनकी एक्यूरेसी भी कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करिए और फिर देखिए क्या पैटर्न निकल के आता है, क्या ओवरऑल मार्क्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो फिर आपको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने, क्योंकि एक्यूरेसी आपकी पहले से ही कम है। तो ये जो चीज है ये आपको एनालिसिस करके पता चलेगी। हर इंडिविजुअल का, हर एस्पिरेंट का अलग ही सिस्टम होता है और ये सिस्टम हमें तब पता चलता है जब हम एनालिसिस करते हैं। 10 हमने मॉक टेस्ट किए, उसके 10 का एनालिसिस किया, आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में पता चलेगी। इनसाइट जो होती है ना आपको, वो अपने बारे में, अपने ब्रेन के बारे में पता चलेगी कि प्रीलिम्स में कहां कहां आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। देखिए यूपीएससी को अपनी गलतियां मत बताने दीजिए, क्योंकि स्ट्रेट अवे कोई मॉक टेस्ट नहीं करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम देके आ जाएंगे तो यूपीएससी आपको फेल कर देगा और वहां पे आपकी मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी। उससे बेटर यही है कि यहाँ पे आप पहले ही 40 जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करें, अपनी जितनी गलतियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करें, फिर यूपीएससी में जाके ट्राई करें। देखिए नेट प्रैक्टिस जो होती है, जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनल होते हैं जो नेट प्रैक्टिस करते हैं, वो इसी वजह से करते हैं ना कि ताकि उनकी जितनी भी कमियां हैं वो वहीं पर ही निकल के आए, वहीं पर ही वो उसको इंप्रूव करें और फाइनली जब एक्चुअल में मैच होता है तो वहां पर वो चीजें रिपीट ना हो। तो यही आपकी नेट प्रैक्टिस होगी जहां पर आपको मॉक टेस्ट जो है वो करने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज जो मैं बार बार एम्फोसाइज करता हूं वो है रिवीजन। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नई चीजें हैं वो आपको नहीं पढ़नी और वो टाइम कहां पे देना है, रिवीजन को देना है। बिकॉज ये इस टाइम पर आपको सबसे बोरिंग लगने वाला है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो ट्रिक्स खेलने वाला है आपके ऊपर कि यार ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, 1 बार 2 बार 4 बार पढ़ा हुआ है, तो दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बिलीव मी, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। अदरवाइज बहुत सारी चीजें होती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं। और पॉलिटी में जैसे हम पढ़ते हैं, हम जो पॉलिटी के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं वहां पे हम देख ही रहे हैं कि छोटे छोटे वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है और उसकी वजह से जो ऑप्शन है वो हमारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो रिविजन जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि एग्जाम के अंदर आप श्योर हों जब भी किसी ABCD ऑप्शन को आप मार्क कर रहे हैं कि मुझे पता है कि इसका आंसर तो B ही है। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा, क्वेश्चन की एक्यूरेसी तभी इंप्रूव होगी जब रिवीजन आपकी सही होती है। और क्वेश्चन की अगर एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है तो डेफिनेटली अगर आप कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे तो भी एग्जाम आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवीजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट जो चीज है वो है CSET। देखिए CSET को मैं मेंस के
हिंदी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है उससे मिलाता हूं, क्योंकि देखिए वो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं। लैंग्वेज का जो हमारा पेपर होता है उसमें आपको एक पर्टिकुलर मार्क्स जो होते हैं वो स्कोर करने होते हैं, और उसके जो मार्क्स होते हैं जुड़ते नहीं है आपकी मेरिट लिस्ट के लिए। तो यहाँ पे सीसेट का पेपर भी वैसे ही है, आपको 33% स्कोर करना है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कुछ बच्चे इसको इतना इग्नोर कर देते हैं कि एग्जाम में फर्स्ट पेपर के अंदर तो उनके 120 मार्क्स आ जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन पेपर नंबर 2 के अंदर उनके 67 दैट इज 33% मार्क्स भी नहीं आ पाते, और इसी वजह से उनको मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। यही चीज मेंस में भी होती है, हिंदी या इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाते हैं, और इसी वजह से बाकी के जो पेपर्स होते हैं, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, जीएस 1 2 3 4 हो, वो जो है इवेल्यूएट ही नहीं होते हैं। तो सीसेट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सीसेट को जरूर आपको करके जाना है। जस्ट लाइक हिंदी एंड इंग्लिश पेपर आप करके जाते हैं, कुछ टाइम तो इसको दीजिए ही। 4 से 5 कम से कम मॉक टेस्ट जो है इसके अटेम्प्ट करिए। और वैसे भी अगर आप देखेंगे सीसेट जब इंट्रोड्यूस हुआ था उसके कंपैरिजन में पिछले 2-3 साल में जो पेपर है वो टफ हुआ है इसका, तो इसी वजह से इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, इसको जरूर करके जाइएगा। exam.network.com के ऊपर इसकी फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। 3-4 टेस्ट पेपर जो लास्ट ईयर के वो तो वहां पर भी दिए हुए हैं, आप जाके फ्रीली उसे ट्राई कर सकते हैं और अपने मार्क्स को देख सकते हैं। अगर आप 3-4 पेपर्स करते हैं और आपके मार्क्स 67 से ऊपर आ रहे हैं, कंफर्टेबल स्कोर आ रहा है, मान लीजिए 100 का आपका स्कोर आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेपर को लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और अपना सारा टाइम आप पेपर 1 को दे सकते हैं। अगर आपका स्कोर कहीं पे 60 to 70 के बीच में आ रहा है या इवन 80 भी आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मेरे 5 चीजें थी जो मैंने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान मैंने यूज करी थी और जिसकी वजह से मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाया था और प्रीलिम्स को क्रैक कर पाया था। चाहे तो आप इसको यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है। आप चाहें तो कुछ ऐसी चीजें जो आप यूज कर रहे हैं वो अपने आइडियाज भी कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीजें जो हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं प्रीलिम से पहले 45 डेज में आप क्या करने वाले हैं या क्या ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल सके, बाकी एस्पिरेंट्स को भी पता चल सके और वो भी अपनी जो चीजें हैं, जो अपने आइडियाज हैं आपके साथ शेयर कर सके, ताकि आप सभी ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।